नमस्कार, हमारा नाम है कपिल वाटेर और आप देख रहे हैं देवम बाट। और देवम बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला को आप वर्तमान में देख रहे हैं। और इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं उन राजनेताओं से जो राजनेता किसी पद पर हैं और वो कोई जिम्मेदारी लेते हैं किसी न किसी चीज की। आज ऐसे ही एक राजनेता से मैं आपको मिलवाने के लिए आया हूं जो एक लोकसभा क्षेत्र में तो जिला प्रवक्ता है, लेकिन वही दूसरे लोकसभा क्षेत्र में वो निवास करते हैं। तो ये बातचीत है एक ऐसे जुझारू कार्यकर्ता की, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता की जो अपनी पार्टी के लिए रात दिन एक करते हैं। तो चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूं जितेंद्र जी कारेंगा की तरफ। तो चलिए, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय संक्षिप्त में छोटा सा। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। गांव मेरो कारेंगा है, फतेहपुर तहसील, फतेहपुर शेखावाटी जिलो मेरा सीकर लागे, लोकसभा झुंझुनू लागे, राजस्थान में है जी। भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी में कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैंने 2014 में माननीय वसुंधरा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी यहाँ रामलीला मैदान में, और वो कार्यक्रम भी यहाँ के जो सांसद है सुमेधानंद जी सरस्वती, उनकी पहली नामांकन सभा थी जिनमें 5-7 लोगों को पार्टी में शामिल किया। उसमें मैं एक था। इससे पहले मैंने करणी सेना में पूरे राजस्थान भर में मैं काम करता था जी। लेकिन 2014 में जब वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और हमारे एक ही सपना था कि हम नरेंद्र भाई मोदी के लिए काम करें। पूरे देश में एक बड़ी लहर थी, कांग्रेस से के भ्रष्टाचार से पूरा हिंदुस्तान उब चुका था, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, जिसमें आए दिन कहीं ना कहीं अखबारों में, कहीं ना कहीं टीवी चैनल में रोज घोटालों की चर्चा होती थी। कभी 2G घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी कुछ ना कुछ, रोज घोटाले। तो लोग उस घोटालों से उब करके परेशान होकर के, और माननीय मोदी जी की तरफ एक उम्मीद थी, चेहरा था। और अब 10 साल का कार्यकाल भी है मोदी जी का। उस कार्यकाल की अपन तुलना करें तो आम जनता खुद निश्चित रूप से, आज अपन शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी में पिछले 10 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज नहीं थी। आज सीकर में मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुकी, चोरी में हो चुकी, झुंझुनू में निर्माण कार्य शुरू है। तो जिस तरीके से, चाहे रेलवे क्षेत्र की अपन बात करें तो रेलवे में पहले मेरी याद है जब मैं बच्चा था तो यहाँ बलराम जाखड़ ने चुनाव लड़ा था, एक ट्रेन चलाई थी दिल्ली और सीकर के बीच में, जिसका नाम जाखड़ एक्सप्रेस, नाम तो शेखावाटी एक्सप्रेस था, लेकिन लोगों ने कहा जाखड़ ने एक ट्रेन चला दी। आज तो महाराज ने 48 ट्रेनें इस यहाँ सीकर के स्टेशन पे आ रही है। जिस तरीके से रेलवे के क्षेत्र में मैं विद्युतीकरण की बात करूं, 80% कार्य विद्युतीकरण का राजस्थान में हो चुका है। कल कल्पना ही नहीं की थी कि अपने सीकर में भी कोई विद्युत की ट्रेन आएगी क्या जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने, चाहे हाईवे की बात करें, मैं फतेहपुर शेखावाटी से हूं, पहले एक हाईवे बीकानेर जयपुर था, उसके बावजूद आज 3 हाईवे, 2 हाईवे और निकाल दिए। फतेहपुर के चारों ओर हाईवे नजर आ रहे हैं। चाहे सड़क की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे अपन दुनिया में मान सम्मान की बात करें, तो जिस तरीके से भारत का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बढ़ाया है, निश्चित रूप से, और वही जनता ने ठान रखा है। नहीं तो मैं कह रहा हूं, काट की हांडी एक बार चढ़ा करे, मारवाड़ी में कहावत है। आप झूठ साच पाखंड करके, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ राजस्थान में सरकार बनी तो वो राहुल गांधी ने एक झूठा वादा किया किसानों के साथ कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, फिर 5 साल किसान रोए, फिर कांग्रेस के लात मार के बीजेपी को वापस लेके आए। तो झूठा की हांडी एक बार चढ़ है, ये बात की कहावत है। लेकिन मोदी जी ने जो कहा है वो किया भी है। उन्होंने एक सौगंध ली थी जिससे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज पिछले 10 साल में एक भी सांसद पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, एक भी मंत्री पे कोई आरोप नहीं लगा। वो कारण ये है कि वाकयाकरण है, घर को धनी यदि मजबूत हुए तो घर पीछे पीछे मत ही चल जा। देन माननीय मोदी जी की है। आज भी पूरी पार्टी, चाहे संगठन में चाहे सत्ता में, मोदी जी के इशारे पर हमारा चेहरा मोदी जी और कमल का फूल है। हमारे प्रत्याशी चाहे चूरू में चेंज हुए हैं, चाहे झुंझुनू में चेंज हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रत्याशी हम कमल के फूल को मानते हैं, इसलिए लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और स्वामी जी तो इस बार, क्योंकि तीसरी बार इनका सांसद का कार्यकाल है, बड़ी संख्या से, बड़े मार्जिन से ये जीत रहे हैं। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम, ये सांसद नहीं बनेंगे, इस बार निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे। कल ही यहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो, जो राजस्थान में पहला रोड शो कहीं हो रहा है,
तो उसको वो जगह है सीकर। वो इसलिए हो रहा है कि उन अमित शाह जी की और मोदी जी की स्वामी जी पे बड़ी मेहरबानी है, इसलिए तो उनको तीसरी बार लगातार, नहीं तो इस बार राजस्थान में बहुत एमपीओ को चेंज कर दिया, लेकिन स्वामी जी का जो कार्य क्षेत्र है, इनकी ईमानदारी है, इनकी नेकी है और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण का भाव है, उसके कारण ही उनका नंबर आया। जी, अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपके लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू में परसों एक सभा होती है, जहां सीएलसी से श्रवण जी चौधरी, जो आपके फतेहपुर से चुनाव लड़े थे, वो भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू किया। उस वक्त जो व्यक्ति पार्टी छोड़कर गए थे, उन लोगों के बीच और आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, उनके बीच एक झड़प सी हुई। उस झड़प के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वो झड़प क्या थी? आप भी उस वक्त वहां मौजूद थे। देखिए, वो कार्यकर्ताओं का जोश था। यदि पार्टी के खिलाफ पार्टी के कुछ लोग बागी चुनाव लड़ते हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा होता है, और वो उसका एक प्रमाण था कि बात चली कि पिछला चुनाव विधानसभा क्यों हारे, तो स्वाभाविक रूप से है कि फतेहपुर, नहीं तो इससे पिछला जो इलेक्शन था, मात्र 800 वोटों से वहां भारतीय जनता पार्टी पीछे रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही लोग जो बागी वहां खड़े हो गए, उससे पार्टी के डिवीजन हो गए, कार्यकर्ताओं में आपस में बंटवारा हो गया, निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान हुआ। वो चर्चा चली, तो उस चर्चा के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने कोई नाराबाजी कर दी, कई बागियों के नाम की चर्चा चली। ऐसे स्वाभाविक है, यदि ये पार्टियों में कोई विरोध होकर के वहां कोई ऐसे है नहीं, कोई कुछ होता है, क्रिया के हमेशा प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, तो ये छोटी मोटी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह दूं, इस बार फतेहपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे तक लीड मिलने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ और अलग हो सकती है। मैं खुद माननीय सुखचंद्र जी चौधरी और हमारे नेता वहां फतेहपुर के श्रवण जी चौधरी के साथ गांवों के दौरे पर थे। हमने रामगढ़ और फतेहपुर में कार्यालय का उद्घाटन किया, लगभग 35-36 गांवों में दौरे करके आए हैं। लोगों में इतना जोश है। जोश इसलिए है कि एक ही टारगेट है कि जिस तरीके से राम मंदिर की कल्पना नहीं थी, वो राम मंदिर जो मोदी जी ने कहा था वो किया है। कश्मीर में लोग कहते थे वहां जाएंगे तो आतंकवादी क्या पता क्या कर देंगे, वहां राम जी के जयकारे कश्मीर में लग रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, उसका परिणाम है कि फतेहपुर से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में लीड मिलेगी। जी, आप ज्यादा इंटरेस्ट लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू में ले रहे हैं या लोकसभा क्षेत्र सीकर में? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। मैं पिछले 10-12 साल से पार्टी में, वैसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन मेरा 20 साल का है। आपका इंटरेस्ट ज्यादा सीकर में है या झुंझुनू में? मेरा भारतीय जनता पार्टी में जहां मेरी आवश्यकता पड़े, मैं एक कार्यकर्ता हूं। यदि मुझे कहेंगे जयपुर शहर में आपको फला कोने में मीटिंग लेके आनी है, या मुझे कहेंगे चूरू के फला गांव में आपको जाना है, ये मैं तय नहीं करता, ये पार्टी तय करती है। पार्टी जहां मेरे को भेजेगी, पार्टी जिस जगह मेरे को खड़ा करेगी, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं वहां मजबूती से खड़ा रहने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि मोदी जी सरकार की रीति नीति और ये डबल इंजन की सरकार, यहां भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल में जिस तरीके से गहलोत राज में, चाहे पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार की गंगा भाई, और मैं कह रहा हूं यहाँ के विधायकों को, विधायक नहीं थे, यहाँ मिनी मुख्यमंत्री बना रखा था, और 5 साल में सबने अपनी अपनी विधानसभाओं जिस तरीके से लोगों ने को लूटने का काम किया, उनको अब जवाब देने का सही समय है। एक एक गांव के 50-50 थानेदार बन रहे हैं, एक एक तहसील के 200-200 आरएस अफसर बन रहे हैं। उसका कारण था, उस कारण वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। एक तरफ राजस्थान में भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी जी की सरकार वापिस रिपीट हो रही है। तो मैं कह रहा हूं, लोग कई जातिवाद का नारा दे रहे हैं, कोई किसी को किसी बात की पीड़ा है, लेकिन यदि आपको क्षेत्र का विकास कराना है, आपका खुद का विकास कराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए, नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत कीजिए, जिससे पूरे जिस व्यक्ति पर पूरा विश्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, आप उसके लिए, आप यहाँ 2 चेहरे प्रमुख है। निर्दलीय तो एक आधी जगह है तो पता नहीं, मुख्य चुनाव यहाँ 2 जगह ही है। जैसे यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, लेकिन सबने मिलाकर के राम जी को तय कर दिया। चूरू में और झुंझुनू में कांग्रेस की उम्मीदवार है, लेकिन आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो राहुल गांधी के जाएगा, और बीजेपी को वोट देंगे तो वो मोदी के जाएगा। आपको तय करना है कि आपका वोट किसके काम आ रहा है, आपका चेहरा कौन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप
बहुत विद्वान है, शिक्षाविद है, और आज जनता जागरूक है, जनता जाग चुकी है। और पूरे देश में जहां भारतीय जनता, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहां आसाम, जहां भारतीय जनता पार्टी का पहले कोई नाम देने वाला नहीं था, वहां सरकारें बन रही है। इसलिए राजस्थान तो वो प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का 1977 में शासन बन गया था। इसलिए यहाँ के लोग बड़े होशियार हो। और शेखावाटी तो वो क्षेत्र है जो राज्य के साथ रहे, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी बहुत है, यहाँ के व्यापारी बहुत है, तो वो यदि सत्ता के साथ रहेंगे, उनको पता है सत्ता से क्या फायदा मिलता है, सत्ता से क्या, कैसे विकास हो सकता है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि यहाँ तो बीजेपी स्वतः ही आगे आएगी। अब की बार कई लोगों का मानना है कि मोदी फैक्टर जो है, जो मोदी लहर है, वो कमजोर हुई है। क्या आपको लगता है मोदी लहर यदि कमजोर है? मैं कह रहा हूं मोदी फैक्टर यदि कमजोर होता तो सारी पार्टियां एक जगह नहीं आती। जी। ये यदि सब एक जगह आ रहे हैं तो वो इसलिए डरते हुए आ रहे हैं, नहीं तो सब अमराम जी कांग्रेस, या मैं 20 साल से मेरे ध्यान में है, हर बार अमराम जी अलग चुनाव लड़ते हैं। इस बार आम पार्टी, ये कॉमरेड, कांग्रेस और भी क्या पता क्या क्या नाम है, सारे एक साथ आ रहे हैं एक शेर को घेरने के लिए। यदि सारे चारों ओर से इकट्ठे हो रहे हैं तो यदि फैक्टर कहां कमजोर है, फैक्टर तो ज्यादा मजबूत हुआ है। हमारा टारगेट तो इस बार 400 पार का है, तो इसलिए कहीं कमजोरी नहीं है। निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत से, बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का शासन आ रहा है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। और यहां तो सीकर में माननीय डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका क्षेत्र है, और वो अपना उम्मीदवार तक नहीं दे पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ी विडंबना है, कांग्रेस तो हाशिए पे जा रही है। और ये भविष्यवाणी भी कर रहा हूं, कांग्रेस ने चाहे नागौर में पैक्ट किया हो, चाहे यहां किया हो, ये कांग्रेस को की जहाज डूबने का केंद्र है। यहाँ कॉमरेड जीतेगा नहीं, लेकिन कॉमरेडों का हाशिए पे चले गए थे, खत्म हो गए थे, वो सब धीरे धीरे उग जाएंगे और फिर विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। ये मैं आज आपके चैनल के मार्फत कह रहा हूं। जी, आपने कहा कि नागौर, आपने नागौर का नाम लिया, तो नागौर में एक नाम आजकल काफी चर्चाओं में है, विजयपाल मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके साथ 5 नाम और आए, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, ऐसे 3-4 नाम और थे जो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर किसी न किसी तरीके से या तो सीबीआई की जांच थी या फिर कोई ईडी की जांच थी। तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए, उनके ऊपर ये जांच थी। और उसके बाद की अपन नजर डालें तो आप ये कहेंगे कि आचार संहिता की वजह से कार्यवाही नहीं हो रही होगी, वरना कार्यवाही होती। लेकिन मैं बता दूं कि आचार संहिता के समय ही अरविंद केजरीवाल, एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के, उनको जेल में डाल दिया गया। तो क्या आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक वॉशिंग मशीन बनी हुई है भ्रष्टाचारियों के लिए, या भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के परिवारों के लिए, कि बीजेपी में आते ही वो साफ सुथरे हो जाता है? ऐसा क्यों? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिर्धा परिवार ज्योति हमारी नागौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही है। इस बार थी, पिछली बार कांग्रेस। ये ज्योति के ही परिवार है, मिर्धा परिवार वहां ऐसे तो है नहीं, तो बहुत लंबा चौड़ा है। और इस बार लोकसभा में उन्होंने तय किया कि अपने को इलेक्शन वापिस ज्योति को पार्टी टिकट दे रही है। ज्योति परिवार एक साथ मजबूती से, क्योंकि पिछले कई दिनों से मिर्धा परिवार राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं पीछे हो रहा था नागौर में, जो जिनका अर्षों से मिर्धा परिवार का नागौर की राजनीति बड़ी पकड़ थी। लेकिन पिछले 5-7 साल या 10 साल कहें तो मिर्धा परिवार कहीं ना कहीं नागौर की राजनीति में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से तो उन्होंने पूरे परिवार ने संयुक्त बैठक की होगी, आपस में चर्चा की होगी, ज्योति को वहां से प्रत्याशी बनाया है। और उनके परिवार का मामला है तो वो परिवार आपस में एक जगह बैठ करके तय किया होगा कि अपन साथ मिलकर लड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। इसलिए जीतेगा कि भारतीय जनता पार्टी में 36 कौम का साथ, समर्थन और सहयोग है। जी, मैं ज्योति मिर्धा की बात करूं तो ज्योति मिर्धा का नाम भी कई आरोपों में जुड़ा है। ज्योति मिर्धा एक कंपनी में डायरेक्टर है जिसका नाम है इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जिसके ऊपर एक जांच है सीबीआई की और सेबी की। तो जांच आने के 2 या 3 साल बाद ज्योति मिर्धा का भारतीय जनता पार्टी में आना कहीं ये इशारा तो नहीं कि आप आइए हम आपको साफ करके बाहर निकाल देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। ज्योति मिर्धा जब भी कांग्रेस में थी तब भी वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है, CR चौधरी साहब।
इसलिए वो कोई कहानी नहीं है, इसलिए कि वहां की परिस्थितियां ऐसी थी, ज्योति जी नहीं, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने वालों की बहुत लंबी लाइन है, इसलिए कोई कहते कि इसके कारण आए हैं। मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वो शामिल हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी नागौर में एकजुट है, और निश्चित रूप से ज्योति मिर्धा इस बार नागौर की सांसद बनेगी। जी, पिछली बार आप ही की पार्टी ने नागौर में गठबंधन किया था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, हनुमान बेनीवाल उसके सांसद बने थे। अभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सांसदी को पक्का करने का विचार कर रहे हैं। ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी से। तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप ही की पार्टी की देखिए, हनुमान बेनीवाल जी जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो मजबूत थे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ करके जिस तरीके से मोदी जी पर उन्होंने प्रहार करने शुरू किए, उस दिन के बाद में उनकी जमीन धरातल पर खिसक गई। खुद भी 2000 वोटों से मात्र विधानसभा का चुनाव जीते, जो खुद मुख्यमंत्री का सपना ले रहे थे। वो कह रहे थे मैं 40 सीटें लाऊंगा, 50 सीटें लाऊंगा। जिस पार्टी का खुद एकमात्र हनुमान जी बेनीवाल, जो भी 2000 वोटों से, और वो उस बात का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं था कि इतना वहां खिमसर में अपन आगे जा सकते हैं। और वो तो मैं इसलिए भी मानता हूं कि एक वहां निर्दलीय दुर्ग सिंह जी थे, जिन्होंने 15,000 वोट लिए, वो ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी के थे, नहीं तो खुद हनुमान बेनीवाल वहां खिमसर में खुद धराशायी हो जाते। और आज उन्होंने जिस कांग्रेस को पानी पीपे की गालियां देते थे, आज अपना पार्टी को जिंदा रखने के लिए उन्हीं के गहलोत साहब के चरणों में चले गए। इसलिए मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से समझता है, बहुत अच्छी तरह उनकी हिम्मत थी, तो वो खुद खड़े होते, अपनी पार्टी को पूरे राजस्थान में लड़ाते और जिताते, तब पता चलता कि आप क्या करते हो। अब अपना खुद का वजूद जिंदा रखे, कुछ का स्टैंड कैसे रहे, उसको भी कितने लोगों के पास जाना पड़े होगा, पार्टी में कहां कहां बात करनी पड़ी होगी। इसलिए खुद को एक सीट मिली है, और वो मैं कह रहा हूं कि जिसमें रिजल्ट आएगा 4 तारीख का देखना, वहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जीतेगी, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क रखने वाले लोगों को जनता जानती है और जनता उनको जवाब दे देगी। आपके झुंझुनू से भी एक मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं, और इससे पहले आप ही की पार्टी के नरेंद्र जी खिचड़ जो सांसद थे, उनका टिकट क्यों कटा? देखिए, पार्टी ने नरेंद्र जी का नहीं, राहुल कसबा का भी टिकट काटा है, यहां भी काटा है, जयपुर शहर में रामचरण बोरा का भी काटा है, जयपुर रूरल में जिन राज्यवर्धन जी थे उनको विधानसभा, ये पार्टी की पॉलिसी तय करती है। मैंने क्या कहा कि मेरे को पार्टी क्या काम देगी, किस रूप में देगी, ये जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी ताउम्र आपको सांसद ही बनाए। नरेंद्र जी की बेटे की बहू है, वो जिला प्रमुख भी है, नरेंद्र जी को विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं नरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता है, और पार्टी उनका कहीं और उपयोग लेना चाह रही होगी। वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में है, हमारे जिनको प्रत्याशी बनाया उनके साथ में नामांकन सभा में थे, उनका प्रचार कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो रूस के बैठ गए हैं, वो कोई पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी अनुशासन हित पार्टी है। इतने लगभग जितने भी सांसद हैं, एकमात्र राहुल कसबा को छोड़ करके सारे सांसदों, चाहे निहाल चंद जो लगातार 5 बार के सांसद थे गंगानगर से, उनका भी टिकट काटा है। कोई कहते साहब 5 बार लगातार जीत रहा था, जीत की मार्जिन भी 5 लाख थी, लेकिन पार्टी ने बैठ के फैसला करती है कि ठीक है, आप 5 बार सांसद बन गए, तो आपको अब आगे ये काम देंगे, आगे आपको जो वहां जिसको टिकट दिया है वो वहां की नगर पालिका की चेयरमैन थी, उसको एमपी टिकट दे दी। तो ये कोई परमानेंट सौदा नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सीकर का प्रवक्ता हूं, तो ताउम्र प्रवक्ता हूं, ये गारंटी थोड़ी है। पार्टी तय करती है कि आपको ये काम इतने दिन आपको ये करना है, आपको ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ भजन लाल जी किसी ने सोचा था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक पार्टी कार्यकर्ता होगी, किसी भी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदार दे दी कि नहीं आपको ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी नहीं सोचा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन पार्टी जो काम करता है, वो महामंत्री थे पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैनेज कर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे, उसका फल है। इसलिए हम ये कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप काम कीजिए, सारी बातें नोट होती हैं, कौन क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, जरूर एक दिन उस हताश होने की जरूरत नहीं है। किसी का एमपी का टिकट कटा तो क्या पता राज्यसभा में चले जाएंगे, और भी 1000 तरह के काम है, कहीं संगठन में आपको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। जी, राहुल कसबा आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता राजेंद्र जी राठौड़ के ऊपर मोर्चा सा खोल चुके हैं। वो सिर्फ उनकी बातें करते हैं,
और भारतीय जनता पार्टी को और राजेंद्र राठौड़ को गालियां निकालने का काम लगातार कर रहे हैं, जो एक राजनीतिक गालियां हैं। गालियों का मतलब ये नहीं कि बहुत गंदी दे रहे हैं, लेकिन ये क्या स्थितियां है कि राहुल कसवा का टिकट काटने के पीछे आपकी पार्टी की क्या रणनीति थी? राजेंद्र राठौड़ का इसमें कितना हाथ था, कितना सहयोग? देखिए, राजेंद्र राठौड़ का हाथ था नहीं था ये तो वो जाने, उनकी व्यवस्था जाने जी। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कह दूं कि राम सिंह कसबा उनके पिताजी थे। पहली बार वो सांसद बने तो उनके सामने प्रत्याशी थे जय सिंह जी राठौड़ जी और वो थे मोहन सिंह जी राठौड़ के बेटे, जी जो वहां चूरू से सांसद रहे कई बार। और वो उस समय बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे और काउंटिंग होती थी 3 दिन। जी राजस्थान में मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत और काउंटिंग शुरू होते होते एंड तक पहुंची तो 191 वोटों से राम सिंह कसबा को एमपी बनाया था। वो भैरव सिंह जी और राजेंद्र राठौड़ की मेहरबानी से बने हुए हैं, नहीं तो राम सिंह कसबा कौन थे? वो चुनाव पहला ही हार जाते तो उनकी उत्पत्ति नहीं होती। और मैं मानता हूं जिस आदमी के कारण या जिस व्यवस्था के कारण आज राम सिंह या राहुल कसबा की पहचान बनी, तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। उन्होंने जितने भी पद मिले हैं उनको, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिले हैं। कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की है, उनके हाल देख लीजिए, वो की वो स्थिति उनकी होगी। ये ठीक है, 4 दिन का जोश है, ये होगा वो होगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपसे बात कर लूंगा। शुरू से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय आप एक जातिवाद का नारा दोगे, एक जाति के खिलाफ जहर घोलने का काम करोगे, इससे आप राजनीति कर लोगे। ये ओछापन है, राजनीति में करनी चाहिए, एक स्तर तक राजनीति सीमित है। आप राजेंद्र राठौड़ को खिलौना समझ रखा है क्या? राजेंद्र राठौड़ शुरू से ही निकला हुआ आदमी है और जितना मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता मैंने राजेंद्र जी को देखा है, मेरे जीवन में किसी भी नेता को नहीं देखा जिसके घर सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक कार्यकर्ताओं की लाइन लगी रहती है। इसलिए ठीक है, एक टिकट एक बार कट गया, लेकिन आपको 5-6 बार टिकट मिला भी होगा। राजेंद्र राठौड़ ने किन विषम परिस्थितियों में इन्हें राम सिंह कसबा पर भी वीरेंद्र नांगली को मारने के आरोप लगे थे। मैं खुद वही करनी सेना में काम करता था, मैं देखा था राजेंद्र राठौड़ को लोग गालियां देते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कभी भी राम सिंह कसबा का साथ नहीं छोड़ा और उनको जिताने का काम किया। और आज यदि उनका टिकट कटा है, आप राजेंद्र राठौड़ को गालियां दे रहे हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है। राहुल कसबा भी मेरे से बड़ा है, राजेंद्र राठौड़ भी बड़ा है, लेकिन राजनीति को राजनीतिक भावनाओं से करनी चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख ला 36 कौम मिल करके वहां जवाब देगी। वो क्या जाट नहीं है क्या झाझड़िया? आप जिस तरीके से जातिवाद की बात, उसने कुछ नहीं किया क्या? उसने देश का नाम रोशन किया है, वो अपने खेल प्रतिभा के कारण किया है। आप किस तरीके से एक जात को गोलमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हो? कुछ नहीं होने वाला है, जनता जाग चुकी है, आपको जवाब दे देगी। आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि जो लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे उनको लाकर के राजनीति करवाते हैं, और जो लोग राजनीति कर रहे थे उनको कमरे में बैठा देते हैं। देखिए, राजनीति बपोती नहीं है किसी की। मोदी जी का विजन है कि जो खेल के क्षेत्र में बड़ा काम करे, कोई व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा हो। ये चेहरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चाहे राज्यवर्धन राठौड़ था, आज नहीं, आज से 10 साल पहले वो राजनीति में, उस दिन वो क्या थे राज्यवर्धन राठौड़, लेकिन उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया शूटर के माध्यम से। तो उनको राजनीति उस दिन तो अल्लाह नहीं किया कि साहब राज्यवर्धन को कैसे ले। देवेंद्र झाझड़िया क्या राज्यवर्धन से कम थोड़ी है? उन्होंने भी अपनी लोहिया बनाया है, अपने खेल के माध्यम से देश को गौरवान्वित महसूस किया है। और मोदी जी हमेशा उन लोगों को आगे लाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है। चाहे सचिन तेंदुलकर को उन्होंने राज्यसभा के मार्फत मनोनीत किया, या और भी बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई खेल के क्षेत्र में है, कोई ना कोई प्रतिभा के कारण उनकी पहचान है। तो राजनीति में हर तरह के लोग आएंगे, तभी वो कुछ बढ़ पाएंगे, वो खेल में कुछ कर पाएंगे। क्या लगता है अब की बार आपकी पार्टी कितनी सीट लेकर आएगी? 25 में से 25 जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 पार का जो नारा है, आपके रिजल्ट आए उस दिन मेरे से बात कर लेना, मैं आपके लिए मौजूद रहूंगा। 400 पार का जो नारा दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं, अब प्रयास करेंगे कि 400 पार बीजेपी लाएगी या बीजेपी का गठबंधन लाएगा, एनडीए है? वो मिलकर के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि दोनों को मिलाकर के 400 पार होगा। रिजल्ट तो 272 से आना है, 272 आएगा, स्पष्ट बहुमत है, इसलिए बहुमत का झगड़ा ही नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राज बन रहा है, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने। जय हिंद, जय भारत। ये थे जितेंद्र जी कारंगा, जिनको सुनकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। रुकिए एक मिनट, जितेंद्र जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपकी पार्टी के लिए आप कुछ अपील करना चाहें और हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप के चैनल ने हमारे से बात की, हमारे को भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बना। अपील करना चाहेंगे, 19 तारीख को चुनाव है, लोकतंत्र में बहुत बड़ा पर्व है। आप वोट मतदान जरूर करें, चाहे आपकी विचारधारा कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मतदान जरूर करें। और कम से कम मतदान करें तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और हिंदुस्तान, एक 10 साल का कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का देखें और एक 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी जी का देखें, उन दोनों कार्यकालों की तुलना करके अपनी आत्मा की आवाज पे वोट दीजिए। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आत्मा की आवाज ये आएगी कि नरेंद्र भाई मोदी और कमल के निशान को वोट दें। यदि 10 साल में यदि वापिस दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह को मिल जाता तो आज हिंदुस्तान नहीं रहता, आज स्थितियां सारी की सारी विषम हो जाती। इसलिए मैं ऐसे अवतारी पुरुष नरेंद्र भाई मोदी को आभारी हैं, जिसने देश में पूरा काया पलट दी, जिस देश का नाम आज पूरे विश्व में चाहे आर्थिक व्यवस्था हो चाहे और भी व्यवस्था हो, मान सम्मान बढ़ाया है। इसलिए आप जरूर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा सवाल, आपने मनमोहन सिंह का नाम बहुत बार लिया, आपने मनमोहन सिंह लिया या मनमोहन सिंह लिया? तो जो भी बोलते मोनी बाबा है, उनका रिमोट तो सोनिया जी के पास था, इसलिए नाम कुछ ही लोग, वो तो पर्दे के पीछे कुछ सरकार कुछ लोग और चला रहे थे। आज उसकी दशा और दिशा आज देश की कहां कैसे चली जाती। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत कीजिए और कमल के निशान पे बटन दबाइए। जय हिंद, जय। बहुत बहुत